स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हस्ती की जिनके बारे में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा लिखा पढ़ा गया है, महात्मा गांधी। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी मौत, इसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी है। हमारे पास जानकारी का अच्छा खासा जखिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों के लेख हैं। हाँ। फिर विकिपीडिया और ब्रिटानिका जैसी जगहों से भी जानकारी ली है। नाथूराम गोडसे का अपना बयान, वो भी है। हाँ, वो काफी अहम है। और गांधी अंबेडकर बहस पर कुछ अकेडमिक पड़ताल, और हाँ, गांधी जी की हत्या की जांच से जुड़ी रिपोर्टें भी। तो आज कोशिश रहेगी कि गांधी जी से जुड़ी जो अलग अलग परतें हैं उन्हें खोला जाए। बिल्कुल। उनके आदर्श क्या थे, उन पर सवाल क्यों उठे, बंटवारे में उनकी क्या भूमिका रही, इस पर बहस होती है। बहुत होती है। और आखिर में उनकी हत्या, उससे जुड़े सच और विवाद क्या हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि थोड़ा गहराई में उतरकर एक संतुलित तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करें? हाँ, जरूर। गांधी जी का सफर भी कमाल का था। एक शर्मीले, कम बोलने वाले नौजवान से वो पूरे देश की आवाज बन गए। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेख बताता है कि शुरू में तो वो लोगों के सामने बोलने में भी झिझकते थे। हाँ, बैरिस्टर बनकर भी। हाँ, अदालत में प्रैक्टिस करने से कतराते थे। और फिर वही आवाज करोड़ों लोगों की आवाज बन गई। उनके 3 बड़े सिद्धांत थे, है ना? अहिंसा, सत्याग्रह और सत्य। हाँ। और ये जानना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि अहिंसा कोई गांधी जी का इजाद किया हुआ विचार नहीं था। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख याद दिलाता है ये तो सदियों से भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। जैसे रामायण में राम का खुद पर काबू पाना हो, या गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। गांधी जी ने बस इस पुराने सिद्धांत को उठाया और उसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक राजनीतिक हथियार बना दिया, एक तरह से। सही कहा। और इसे उन्होंने सिर्फ बातों में नहीं रखा, बल्कि जमीन पर उतारा। बिल्कुल। 1917 का चंपारण सत्याग्रह याद है? नील किसानों के लिए। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। फिर 1918 में खेड़ा के किसानों और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए खड़े हुए। यहीं से उनके नेतृत्व की झलक मिलनी शुरू हुई। लेकिन गांधी जी की कहानी सिर्फ तारीफों की नहीं है, उन पर सवाल भी खूब उठे। हाँ, वो तो है। दक्षिण अफ्रीका वाले दिनों से ही उन पर नस्लवाद के आरोप लगते रहे हैं। चलिए जरा इस पहलू को समझते हैं। हाँ। CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज का एक विश्लेषण इस पर रोशनी डालता है। आलोचक 2 बातें उठाते हैं। एक, कि उन्होंने वहां अश्वेत अफ्रीकी लोगों के साथ मिलकर संघर्ष क्यों नहीं किया, और दूसरा, उन्होंने भारतीयों को श्वेतों के बराबर अधिकार दिलाने के लिए उनके आर्यन होने की बात पर जोर क्यों दिया। देखिए, उस वक्त का माहौल समझना जरूरी है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। बिल्कुल। CSDS का लेख बताता है कि तब काफिर जैसे शब्द आम बोलचाल में थे। आज हमें ये बहुत आपत्तिजनक लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और गांधी जी उस समय भारतीयों के लिए पूरी राजनीतिक बराबरी भी नहीं मांग रहे थे। वो सिर्फ ये कह रहे थे कि भारतीयों के साथ गोरे लोगों जैसा बर्ताव हो, नस्लीय भेदभाव ना हो। अच्छा। ऐसे में सभी अश्वेतों के अधिकारों के लिए लड़ना शायद उस वक्त ही राजनीति में मुमकिन नहीं था। उनका मुख्य ध्यान भारतीयों पर हो रहे भेदभाव पर था। CSDS का स्रोत ये भी बताता है कि गांधी जी ने अश्वेतों के अधिकारों की बात भी की थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं की। जैसे 1894 में वोट के अधिकार का समर्थन किया, 1903 में फर्स्ट क्लास में रेल सफर के हक की वकालत की। उनका एतराज ज्यादातर इस बात पर था कि भारतीयों को जंगली काफिरों के साथ क्यों गिना जा रहा है। वो चाहते थे कि भारतीयों को कम से कम वो नागरिक अधिकार तो मिले जो पढ़े लिखे, सभ्य माने जाने वाले अश्वेतों या एशियाई लोगों को मिल रहे थे। तो ये श्रेष्ठता का दावा नहीं था? शायद नहीं। शायद ये भारतीयों को कुछ बुनियादी अधिकार दिलाने की एक रणनीति थी उस वक्त के हिसाब से। फिर वो भारत आए। यहाँ जाति व्यवस्था पर उनके विचारों को लेकर डॉक्टर अंबेडकर से उनकी तीखी बहस हुई। हाँ, ये तो भारतीय इतिहास की शायद सबसे अहम बहसों में से एक है। बिल्कुल। गांधी अंबेडकर पर लिखे एक अकादमिक पत्र के मुताबिक 1932 में दलितों के लिए अलग चुनावी व्यवस्था, सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा बहुत गरमाया। हाँ, पूना पैक्ट वाला दौर। हाँ, वही। अंबेडकर दलितों को हिंदू समाज से अलग एक राजनीतिक समूह मानते थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था, जिसे वो शोषण का तंत्र कहते थे, पूरी तरह खत्म होनी चाहिए, जड़ से। बिल्कुल। इसके लिए साथ खाने पीने और अंतर जातीय विवाह को वो जरूरी मानते थे। और आखिरकार हम जानते हैं, उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर नवयान बौद्ध धर्म अपना लिया,
दूसरी तरफ गांधी जी थे, वो एक आदर्श वर्ण व्यवस्था और बिगड़ी हुई जाति व्यवस्था में फर्क करते थे। वर्णाश्रम धर्म की बात। हाँ, उनका मानना था कि हिंदू धर्म में सुधार करके छुआछूत खत्म की जा सकती है और हर कोई अपना पुश्तैनी काम करे तो समाज में तालमेल बना रहेगा। बिल्कुल। ये उनके कर्म और पुनर्जन्म के विचारों से भी जुड़ा था। लेकिन अंबेडकर और दूसरे सुधारकों का कहना था कि ये सब बातें हैं, असल जिंदगी में आदर्श वर्ण और बिगड़ी जाति में कोई फर्क नहीं है। हाँ, गांधी जी जिस आदर्श वर्ण की बात कर रहे हैं वो असल में अन्याय को बनाए रखने का एक तरीका है, यही उनका तर्क था। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि वक्त के साथ गांधी जी के विचारों में भी बदलाव आया। अच्छा। हाँ, वही अकादमिक पत्र बताता है कि 1940 के दशक तक वो अंतर जातीय विवाहों का समर्थन करने लगे थे। ओके। लेकिन फिर भी वो सुधार वर्ण व्यवस्था के दायरे में ही देख रहे थे, जबकि अंबेडकर उसे पूरी तरह मिटाना चाहते थे। ये एक बुनियादी नजरिए का फर्क था। उनकी राजनीतिक चालों पर भी सवाल उठे। कुछ स्रोत जैसे ब्रिटानिका बताते हैं कि कुछ लोग मानते थे कि वो जरूरत से ज्यादा आदर्शवादी थे, या कहें कि अव्यावहारिक, आइडियलिस्टिक। हाँ, खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसका एक उदाहरण है। हाँ, वो अक्सर उठाया जाता है। हाँ, जैसा कि रेडिट की चर्चाओं में, गोडसे के बयान में और कुछ अन्य स्रोतों में भी मिलता है। गांधी जी का मकसद था हिंदू मुस्लिम एकता को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ना, जो कि लक्ष्य तो अच्छा था। लक्ष्य अच्छा था, बिल्कुल। लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे केरल में मोपला जैसे हिंसक दंगे भड़के और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता कांग्रेस से और दूर हो गए। उन्हें लगा कि धर्म को राजनीति में लाया जा रहा है। उनके निजी जीवन पे भी उंगलियां उठी। हाँ, इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख बताते हैं कि पत्नी कस्तूरबा के साथ उनके शुरुआती बर्ताव या ब्रह्मचर्य को लेकर किए गए उनके प्रयोगों पर, हाँ, वो प्रयोग खासकर 1980 के दशक में नारीवादी आलोचकों ने तीखे सवाल खड़े किए। लेकिन ये भी सच है, जैसा वही स्रोत बताते हैं, कि गांधी जी इन मामलों में काफी खुले थे। हाँ, अपनी आत्मकथा में भी ये आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे मनुबेन। हाँ, उनका जिक्र आता है। उन्होंने इन प्रयोगों में अपनी मर्जी से हिस्सा लिया और अपने अनुभव लिखे भी। तो उनकी कहानी को सिर्फ गांधी जी के नजरिए से देखना शायद अधूरा होगा। अब आते बंटवारे और सांप्रदायिकता पर। ये एक ऐसा मसला है जिससे गांधी जी का नाम हमेशा जुड़ा रहता है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत जैसे ब्रिटानिका या रेडिट की चर्चाएं बताते हैं कि वो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी उन पर इल्जाम लगते हैं। ब्रिटानिका और गोडसे के बयान जैसे स्रोत बताते हैं कि आलोचक कहते हैं कि 1946-47 में जब भयानक दंगे हो रहे थे तो गांधी जी के तरीके जैसे उपवास रखना, प्रार्थना सभाएं करना, वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, कुछ ये भी मानते हैं कि उन्होंने मुस्लिम लीग और जिन्ना के साथ सही वक्त पर राजनीतिक समझौता नहीं किया, जिससे शायद बंटवारा टल सकता था। ये एक सोच है। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है, जब वो बंटवारे के इतने खिलाफ थे तो फिर कुछ लोगों ने इसके लिए जिम्मेदार क्यों मानते हैं? ये विरोधाभास क्यों? हाँ, तो बात यह है कि इसकी कई वजहें गिनाई जाती हैं। जैसा कि रेडिट चर्चाओं, गोडसे के बयान और विकिपीडिया में जिक्र मिलता है। एक 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसका समय, जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे, तब मुस्लिम लीग को अपना असर बढ़ाने का खूब मौका मिला। ये एक तर्क है। अच्छा। दूसरा, बंटवारे के बाद गांधी जी का पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलाने के लिए जनवरी 1948 में अनशन करना। हाँ, ये तो गोडसे ने भी कहा था। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बना। उस वक्त कश्मीर में लड़ाई चल रही थी और बहुत से हिंदू, खासकर जो बंटवारे का दर्द झेल चुके थे, इसे पाकिस्तान का तुष्टीकरण मान रहे थे, देश के साथ धोखा। लेकिन ये मामला वाकई बहुत पेचीदा है। हाँ, लगता तो है। जैसा रेडिट पर हुई बहसों में भी सामने आता है, बंटवारे के लिए सिर्फ गांधी जी को जिम्मेदार ठहराना इतिहास को बहुत सरल बना देना होगा। इसमें कई चीजें शामिल थीं। अंग्रेज अफसरों की अपनी चालें थीं, जैसे पंजाब के गवर्नर फ्रांसिस मडी या वाइसरॉय लिनलिथ को। मुस्लिम लीग की अपनी राजनीतिक मांगें और रणनीतियां थीं, और कांग्रेस के अपने फैसले और मजबूरियां भी थीं। और फिर आई वो दुखद शाम 30 जनवरी 1948, गांधी जी की हत्या। हाँ, नाथूराम गोडसे, जिसके बारे में स्रोत बताते हैं कि वो हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़ा रहा था। और उसके साथी नारायण आप्टे ने मिलकर ये साजिश रची।
ये जानकारी विकिपीडिया, टेक्स्ट बुक और CPIM के दस्तावेजों में मिलती है। क्या इससे पहले भी उन्हें मारने की कोशिशें हुई थी? हाँ, कई बार। विकिपीडिया, टेक्स्ट बुक और एक पाकिस्तान जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, PJIA कह सकते हैं, उनके लेखों के अनुसार सबसे गंभीर कोशिश 20 जनवरी 1948 को हुई थी। अच्छा, 10 दिन पहले। हाँ, बिरला हाउस में ही, जब प्रार्थना सभा में मदन लाल पाहवा ने बम फेंका था। पाहवा पकड़ा गया था। इससे पहले 1944 में भी पंचगनी और सेवाग्राम आश्रम के पास हमले की कोशिशें हुई थीं, जिनमें गोडसे का नाम आया था। तो 30 जनवरी को असल में क्या हुआ था? विकिपीडिया और ब्रिटानिका के विवरण के अनुसार शाम के करीब 5:15 बज रहे थे। नई दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी अपनी रोज की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। जैसे ही वो प्रार्थना की जगह की तरफ बढ़े, नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला, सामने आया, नमस्ते किया। नमस्ते किया। हाँ, नमस्ते किया, और फिर अपनी पिस्तौल से बिल्कुल 5 से 3 गोलियां उनके सीने और पेट में मार दी। हे भगवान। कहते उनके मुंह से निकला, हे राम। वो गिर पड़े और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। गोडसे को पकड़ा कैसे गया? इस पर थोड़ी अलग-अलग बातें हैं। शायद उस वक्त की अफरा तफरी। हाँ, बिल्कुल। विकिपीडिया में कई संस्करणों का जिक्र है। कुछ कहते हैं एक अमेरिकी दूतावास के अफसर हर्बर्ट रेनर जूनियर ने उसे पकड़ा। अच्छा। कुछ कहते हैं गोडसे ने खुद हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। कुछ बताते हैं कि भीड़ ने उसे पीटा और पुलिस को सौंपा। एक रिपोर्ट कहती है कि एयरफोर्स के एक सार्जेंट ने उसे काबू किया। मुख्य बात यह है कि उसे घटनास्थल पर ही तुरंत पकड़ लिया गया। सुरक्षा में चूक की बातें भी उठी, जाहिर है। बिल्कुल। PJI और CJP यानी सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के लेखों के अनुसार गांधी जी ने खुद ज्यादा सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। हाँ, वो कहते थे मेरी रक्षा आराम करेंगे। हाँ, वो कहते थे कि उनकी जिंदगी ईश्वर के हाथ में है। इसके अलावा 20 जनवरी के बम धमाके के बाद जो चेतावनियां मिली, उन्हें गंभीरता से न लेने के आरोप लगे। दिल्ली और बॉम्बे पुलिस के बीच तालमेल की कमी की बात भी कही गई। कपूर कमीशन, जिसका जिक्र PJI और CPIM के लेख करते हैं, उसने बाद में ये भी इशारा किया कि शायद सरकार कुछ बड़े संदिग्धों जैसे सावरकर को गिरफ्तार करने में राजनीतिक वजहों से हिचक रही थी। गोडसे ने गांधी जी को मारा क्यों? उसने अदालत में क्या कहा, ये जानना जरूरी है। हाँ, गोडसे ने अदालत में बहुत लंबा बयान दिया था। उसके कुछ हिस्से विकिपीडिया, उसके छपे हुए बयान और टेक्स्ट बुक जैसे स्रोतों में मिलते हैं। उसने कहा कि वो हिंदू हितों की रक्षा कर रहा था। उसका इल्जाम था कि गांधी जी की नीतियां हमेशा मुसलमानों का पक्ष लेती थीं, जिसके कारण देश का बंटवारा हुआ और लाखों हिंदुओं को भयानक हिंसा झेलनी पड़ी। अच्छा। उसने गांधी जी पर हिंदू धर्म से गद्दारी करने और अहिंसा का पाठ सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाने का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि गांधी जी का असर इतना ज्यादा था कि वो सरकार पर गलत दबाव डालते थे। जैसे वो 55 करोड़ वाला मामला। हाँ, जैसे पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलाने वाला अनशन। गोडसे के मुताबिक गांधी जी को रास्ते से हटाना जरूरी था ताकि भारत असल दुनिया के हिसाब से चले, फौजी तौर पर मजबूत बने और अपने हितों की रक्षा कर सके। उसने दावा किया कि गांधी जी को मारने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि उसने कहा कि वो गांधी जी के चरित्र का सम्मान करता है, लेकिन उनकी नीतियां देश के लिए घातक थीं, इसलिए उन्हें हटाना उसका नैतिक कर्तव्य था। इस भयानक घटना के बाद मुकदमे का क्या हुआ? विकिपीडिया, टेक्स्ट बुक और CJP के अनुसार मुकदमा मई 1948 में दिल्ली के लाल किले में एक स्पेशल कोर्ट में चला। गोडसे ने अपना केस खुद लड़ा। खुद लड़ा? हाँ। नवंबर 1949 में फैसला आया। गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई। बाकी 6 लोगों को, जिनमें गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी था, उम्र कैद हुई। और सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर, जिन पर साजिश के मुख्य कर्ता धर्ता होने का शक था, सबूत न मिलने के कारण बरी हो गए। इस फैसले के खिलाफ अपील भी हुई होगी? हाँ, पंजाब हाई कोर्ट में अपील हुई। विकिपीडिया और CJP के मुताबिक हाई कोर्ट में गोडसे और आप्टे की फांसी की सजा को बनाए रखा और 4 और लोगों की उम्र कैद भी। 2 लोगों को बरी कर दिया गया। एक और दिलचस्प बात, गोडसे ने अपनी फांसी की सजा के खिलाफ अपील नहीं की थी। अच्छा। क्यों? सिर्फ साजिश रचने और दूसरे छोटे आरोपों के खिलाफ की थी। शायद वो अपनी मौत की सजा को स्वीकार कर चुका था। सावरकर भरी तो हो गए, लेकिन उनकी भूमिका पर सवाल बने रहे। बिल्कुल। जैसा कि CPIM और PJIA के लेखों में बताया गया है, मुकदमे में बरी होने के बावजूद 1965 में सरकार ने जस्टिस जीवन लाल कपूर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाया।
कपूर कमीशन। हाँ, इस आयोग को सावरकर के 2 करीबी साथियों के बयान मिले जो उन्होंने सावरकर की मौत के बाद दिए थे। अच्छा। इन बयानों के आधार पर कपूर आयोग इस नतीजे पर पहुंचा कि साजिश सावरकर और उनके ग्रुप ने ही रची थी। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये एक जांच आयोग की रिपोर्ट थी, कोर्ट का फैसला नहीं, और इसकी कानूनी हैसियत पर भी बहस होती है। वैसे भी सावरकर का इतिहास राजनीतिक हिंसा से जुड़ा रहा है। हाँ, उनका नाम आता है कई मामलों में। हाँ, रूटलेज पब्लिकेशन के एक लेख और पीजेआई के अनुसार 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या हो या नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या, ऐसी घटनाओं में सावरकर को अक्सर प्रेरणा देने वाला माना गया। सीधे हत्या करने वाला नहीं, पर प्रेरणा स्रोत। उनकी हिंदुत्व की विचारधारा में हिंसा को हिंदू सभ्यता की रक्षा के लिए जरूरी माना गया था, जो गांधी जी की अहिंसा से बिल्कुल उलट सोच थी। गोडसे के आरएसएस से जुड़े होने पर भी काफी बहस चलती है आज तक। हाँ, इस पर दोनों तरफ से दावे हैं, जैसा टेक्स्ट बुक, सीपीआईएम और पीजेआई के लेखों में दिखता है। आरएसएस हमेशा से कहता रहा है कि हत्या के वक्त गोडसे उनका सदस्य नहीं था, उसने संगठन बहुत पहले छोड़ दिया था। ओके। दूसरी तरफ गोडसे के भाई और साथियों मुजरिम गोपाल गोडसे ने कई इंटरव्यूज में, खासकर 1994 में फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में जोर देकर कहा कि नाथुराम ने आरएसएस कभी नहीं छोड़ा था। अरे। गोपाल गोडसे ने यह भी कहा कि फांसी से पहले नाथुराम ने आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बोली थी। तो ये विरोधाभासी दावे हैं। गांधी जी की हत्या का भारत पर क्या असर हुआ? तात्कालिक और दूरगामी। विकिपीडिया और पीजेआई के लेखों के अनुसार सबसे पहला असर तो ये हुआ कि बंटवारे के बाद जो भयानक दंगे चल रहे थे वो लगभग रुक गए। अच्छा, ये हुआ। हाँ, पूरा देश सदमे में था। आरएसएस पर पाबंदी लगा दी गई, हालांकि करीब 1.5 साल बाद कुछ शर्तों के साथ हटा ली गई। राजनीतिक तौर पर जवाहरलाल नेहरू और मजबूत हुए। गांधी जी की मौत ने उन्हें एक नैतिक बल दिया, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को एक सेक्युलर देश बनाने की दिशा में काम तेज किया। ये भी कहा जाता है कि गांधी जी की मौत ने नेहरू और सरदार पटेल के बीच बढ़ते मतभेदों को भी कुछ कम किया, क्योंकि दोनों नेता इस हादसे से हिल गए थे और देश बनाने के काम में फिर से एकजुट हो गए थे। हालांकि पीजीआई में एक और नजरिया भी मिलता है कि बंटवारे के बाद गांधी जी का राजनीतिक असर वैसे भी कम हो रहा था, वो हाशिए पर जा रहे थे। अच्छा। इस नजरिए के मुताबिक उनकी मौत के बाद जो भारत बना वो गांधी जी के आदर्शों से ज्यादा नेहरू के विजन से प्रभावित था। मतलब जिसमें आधुनिक उद्योग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एक मजबूत सरकार पर जोर था। गांधी जी के ग्राम स्वराज वाले मॉडल से शायद थोड़ा अलग। तो ये थी महात्मा गांधी के जीवन, उनके विचारों, उनसे जुड़े विवादों और उनकी दुखद हत्या की कहानी, जैसा कि हमारे पास मौजूद स्रोतों से पता चलता है। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में जानना और समझना आज भी उतना ही जरूरी है। उनकी विरासत बहुत उलझी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। कोई उन्हें संत मानता है तो कोई उनकी तीखी आलोचना करता है। हाँ, दोनों पक्ष हैं। उनकी तारीफ भी होती है, निंदा भी। शायद सबसे अहम बात यह है कि उन पर आज भी बहस जारी है और यही उनके लगातार बने रहने वाले असर का सबूत है। जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख में कहा गया है, गांधी सिर्फ एक आदमी नहीं, एक विचार हैं। उनकी आलोचना करने के लिए भी पहले उन्हें पढ़ना जरूरी है। सही बात है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए यही सवाल छोड़ जाते हैं, इतनी जटिल और असरदार ऐतिहासिक हस्ती के साथ आज का समाज कैसे जुड़े? क्या हमें उन्हें सिर्फ पूछना चाहिए या उनकी आलोचनात्मक पड़ताल करनी चाहिए, या शायद दोनों के बीच कोई रास्ता निकालना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।